ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका कितनी बड़ी है यह हम सब जानते हैं, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज एक बार फिर राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और इस बार कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी का दावा है कि कांग्रेस समर्थकों के करीब 6000 वोट काट दिए गए। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि ऑनलाइन आवेदन के जरिए वोटरों के नाम हटाए गए और इसके लिए फर्जी तौर पर शिकायतकर्ता दिखाए गए। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आ गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है। चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। जिसका वोट कटता है उसकी पूरी सुनवाई की जाती है, उसकी लंबी प्रक्रिया होती है। वैसे 2023 विधानसभा चुनाव में जब फर्जी तरीके से वोट काटने के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तब वहां पर कांग्रेस की ही जीत हुई थी। यानी कि जिस सीट की वो बात कर रहे हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। अब बीजेपी का पलटवार है। उसका कहना है कि बार बार आरोप लगाना और माफी मांगना राहुल गांधी का स्टाइल बन गया है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं लेकिन उसे साबित नहीं कर पाते। अगर आरोप सही है तो फिर शपथ पत्र देने में उनको दिक्कत क्या है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि 90 चुनाव हार चुके राहुल गांधी जो बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाती है, इसी वजह से गलत तथ्यहीन आरोपों के साथ वो जनता के बीच आते हैं। वैसे कर्नाटक की जिस आलंद सीट पर राहुल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वहां जीत कांग्रेस की हुई, तो क्या कांग्रेस वोट चोरी से चुनाव जीती? बीजेपी का यह भी आरोप है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। अब सवाल यह है, क्या चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र पर चोट से मिलेंगे वोट, सवाल यह भी है लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? वो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि देश की सरकार वोट चोरी से चल रही है? फिर तो सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस की जीत होती है वहां सब कुछ ठीक कैसे हो जाता है? चुनाव आयोग पर भी सवाल है कि अगर नेता विपक्ष की ओर से कुछ सवाल दागे जा रहे हैं तो उनकी संतुष्टि के लिए तमाम उपाय चुनाव आयोग को भी जरूर करना चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे महादंगल में। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए राहुल गांधी के आरोपों पर आज राजनीति के मैदान में किस तरह का हुआ है घमासान। Mobile numbers from outside Karnataka, from different states were used to delete numbers in Aland, and it was done targeting Congress. कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई। The Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। आपको 99 सीट कैसे आई ये तो बताओ हमें। आप जिन राज्यों में शासन कर रहे हो उस राज्यों में कैसे जीते? कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी कंफ्यूज्ड लीडर हैं, नॉन सीरियस हैं। राहुल गांधी संविधान समझते हैं, न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। First of all, this is not the age bomb. Age bomb is coming. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फूलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। राहुल गांधी के आरोपों में है दम या फिर वो फैला रहे हैं भ्रम? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। आपको बताते चले बहुत जल्द बिहार में भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन उसके ठीक पहले एक के बाद एक गंभीर आरोप राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं।
इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। जयंत जिज्ञासु, आप प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता आरएलडी के आपको दिखाई दे रहे हैं। मनोज काका, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी का यह कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से गरीब दलितों के वोट काटने का काम चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है और आज तो बाकायदा सबूतों के साथ वो सामने आए हैं। 6000 से ज्यादा वोट काटने का उन्होंने आरोप लगाया है। चित्रा जी, हम पहले बताइए कौन से राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अगर सुबह वाले राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो सुबह वाला राहुल गांधी ये कहता है कि 6018 वोट काटे गए जी। शाम वाले राहुल गांधी 40 मिनट पहले कहते हैं अपने ट्वीट में कि अगर 6018 वोट काटे हुए होते तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती। तो सुबह वाला राहुल शाम वाले राहुल को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अब अगर मैं सुबह वाले राहुल की बात करूं तो क्या राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वोट चोर है? क्योंकि वो विधानसभा जिसका उन्होंने डेटा प्रस्तुत किया वो 1989 के बाद में पहली बार कांग्रेस पार्टी 2023 में जीती थी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी 697 वोट से वो सीट जीती थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी 9000 से ज्यादा वोट से जीती। तो आज राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी करी है। अब शाम वाले राहुल पे आ जाते हैं। शाम वाला राहुल ये कह रहा है कि 6018 वोट जो है अगर काटे हुए होते तो चुनाव हार जाते। अब शाम वाले राहुल को भी ये नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी की वोट मार्जिन उस सीट पे 9000 है। तो राहुल वर्सेस राहुल चल रहा है और आज की स्थिति है। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, सिर्फ ये एक ही बात नहीं है। राहुल गांधी ऐतिहासिक रूप से कहते थे कि मैं लोकतंत्र बचाने का मेरा काम है। आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरा काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है, मेरा फिर कल तक कह रहे थे कि हिंदुस्तान को बचाने का है। अब मैं एक ओपन चैलेंज आपके शो पे देना चाहता हूं। ये रहा मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। ये जब राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो एक उत्साहित युवा ने PIL फाइन करी थी मद्रास हाईकोर्ट में और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ये सिर्फ एलिगेशन है, इसमें कोई तथ्य नहीं है और इसमें एक भी इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं है। तो राहुल गांधी को जब कोर्ट ही सीरियसली नहीं ले रहा तो हम कहे सीरियसली ले, और राहुल ही राहुल को सीरियसली ले रहे तो हमसे आप क्या बात कर रही हैं? और उनकी बातों को गंभीरता से लेना ये चुनाव आयोग का काम है। अब सुप्रिया श्रीनेत जी, आपके पास आते हुए, चूंकि उन्होंने सुबह राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए और शाम को अपने ट्वीट में जो दावा किया गया, दोनों में बहुत फर्क है। प्रदीप भंडारी जी ने जिसका जिक्र किया है और सुप्रिया श्रीनेत जी, उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने ही जीत हासिल की है 2023 में। 2018 में बीजेपी जीती थी। तो 2018 में अगर बीजेपी जिस सीट पर जीतती है, 2023 आते आते वहां पर वोटरों की संख्या क्यों घटवाने जाती वो? और अब तो आप ही लोग जीते हैं 9000 से ज्यादा वोटों से उस सीट पर। सुप्रिया श्रीनेत जी, फिर इस तरह का दावा क्यों? चित्रा जी, आपको आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी की आवाज नहीं आ रही है, उनको बेरोक टोक के आपने स्टूडियो में बगल में सुना। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ गई, बोलिए। आपको नमस्कार। और जैसे कि बेरोक टोक के बिना बीजेपी प्रवक्ता को सुना, मुझे भी सुनिएगा। सबसे पहले तो मुझे भ्रम इस बात का हो रहा है और मुझे बड़ा विस्मय में हूं मैं। पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सज्जन पहली जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वो कुछ तथ्य लेकर आए थे कि 6 जगह वोट एडिशन हुए थे। मतलब वो हमारी बात से यकीन रख रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज वो चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहे थे। तो डिसाइड कर ले बीजेपी, नस दब रही है चुनाव आयोग की। दर्द आपको क्यों हो रहा है? आप क्यों बिलबिला रहे हैं? पहली तो ये बात है। और दूसरी बात, और ये बड़ी पते की बात है, हम सिर्फ हारने वाली नहीं, हम जीतने वाली सीटों पर भी अगर वोट चोरी होती है तो उसके बारे में बोलते हैं। और चित्रा जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बहुत विवरण दिया और विस्तृत रूप से बताया कि फरवरी में जो BR पाटिल हमारे कैंडिडेट थे, उनको पता चल गया था वोट चोरी का। 6018 वोट काटे गए थे। उन्होंने इसको रुकवाया फरवरी से पता करके और यह बात रुक गई थी। लेकिन कोशिश हुई और कैसे हुई यह पता करना जरूरी है। मैं 2 बातें यहां पर रखना चाहती हूं और मैं आशा करती हूं कि मुझे यह बात कहने दी जाएगी। सबसे पहले तो फॉर्म 7 भरकर कोई भी व्यक्ति जो उस बूथ का है वो वोट कटा सकता है
और वो ये काम ऑनलाइन कर सकता है, ये कहना चुनाव आयोग का है। ये 2019 का चुनाव आयोग का पोस्ट है जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म 7 भरकर वोट कटवा सकते हैं, आवेदक बन सकते हैं। दूसरा, बीएलए जो पार्टी के होते हैं वो वोट कटवा सकते हैं। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए राहुल गांधी जी ने। गोदाबाई का एग्जाम्पल दिया, उनकी बाइट भी चलाई, उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से 12 वोट काट दिए गए। फिर एग्जाम्पल दिया सूर्यकांत जी का, 12 मिनट में 14 वोट काटे गए, वो मंच पर भी आए और वो महिला भी मंच पर आई जिसका वोट उन्होंने काटा। उन 14 लोगों में से उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसे मेरा नाम इस्तेमाल हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है। तीसरे व्यक्ति नागराज, हाँ। सुबह 4 बजे उठकर वो 36 सेकंड में 2 वोट काट देते हैं। तो मेरा अपना मोहल्ला है और यहां पे मैं एक बहुत विशुद्ध बात करना चाहती हूं। ये बात कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी। बहुत गंभीर आरोपों के साथ सवाल के घेरे में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की। अगर इस जिम्मेदारी से वो बिफरता हुआ दिखेगा तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और अंत में मुझे लगता है आप मेरे पास फिर आइएगा, कर्नाटका का सीआईडी डिपार्टमेंट, कर्नाटका का चीफ इलेक्शन सीईओ जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो लिखकर आपसे डिटेल मांग रहा है। 18 महीने में 18 खत लिख दिए, आप वो डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पड़ी रहती है। ठीक है। चुनाव आयोग से सवाल है, बीजेपी क्यों बिलबिला रही है? इसीलिए मिली भगत हम कहते हैं। बोलिए प्रदीप जी, वो कह रही है कि आज चोट पड़ रही है उधर, नस दब रही है बीजेपी। देखिए क्या है, कांग्रेस की प्रवक्ता आज राहुल गांधी के खिलाफ बोल रही है। सुनिए पिछली राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी क्या कहते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी के शब्द है। ये राहुल गांधी कहते हैं, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। अब पिछली बार हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बयान नहीं दिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी इनके फर्जी आरोपों का जवाब दे रही है, क्योंकि फरवरी 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका के अंदर सरकार थी, इनके झूठे आरोपों, क्योंकि ये हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने पहले कहा था, फिर जाके इन्होंने माफी मांगी, फिर जाके इलेक्शन कमीशन पे आए। ऐसी कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके ऊपर उन्होंने सवाल नहीं उठाया? तो हमारा तो दायित्व तो बनता है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। जब जो व्यक्ति इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहता है उसके झूठे आरोपों का जवाब दे। स्पेसिफिक आरोप इलेक्शन कमीशन करेगी। पर एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, वापस से मैंने कहा, कौन से सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से हाई कोर्ट ने, कौन से कोर्ट ने इस देश के कभी भी राहुल गांधी के पिछले 11 साल में एक भी आरोप को सत्य साबित किया है? एसआईआर कह रहे थे झूठा है, एसआईआर को स्टे रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंक्लूजनरी एक्सरसाइज है। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि इनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला हमारा दिन को मत व्यर्थ करिए, पूरा का पूरा महाराष्ट्र चुनाव सही है। तो कब कांग्रेस पार्टी सत्य साबित हुई है? अरे आप लोग लगातार जीतते चले जा रहे हैं, इस वजह से उनको लग रहा है तो फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कैसे सांसद बन गए? राज्यों में उसकी सरकार है, तो फिर वो वोट चोर है क्या? कांग्रेस पार्टी के बीआर पाटिल वोट चोर है तो रिजाइन कर दे। अगर वहां पे चोरी हुई तो, अगर वोट चोरी हुई तो रिजाइन कर दे, प्रियंका रिजाइन कर दे, राहुल रिजाइन कर दे। अगर चोरी से ही 90-99 सीट आई है तो रिजाइन कर दे। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब देंगी, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुप्रिया सुने जी, उसी वोट से जीतकर 99 सीटों पर लोकसभा में जीती थी कांग्रेस पार्टी, तो वो कह रहे हैं रिजाइन कर दीजिए अगर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है तो। चित्रा जी, हम लोग डिबेट कर रहे हैं और डिबेट शिष्टाचार तरीके से होना चाहिए। अगर ये राहुल प्रियंका जैसे नाम लेंगे तो फिर क्या मैं नरेंद्र अमित कहना शुरू कर दूं? थोड़ा शिष्टाचार ये भी दिखाएंगे तो आप ना बात करें मैडम, मैं भी दिखाऊंगी। यहाँ पर शिष्टाचार दिखाना जरूरी है। आप मुद्दे पे नेशनल पार्टी के प्रवक्ता, प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में बोली थी, बीच में मत बोलिए। आप बातें पॉइंट पे रहिए। मैं आपके बीच में आपको शिष्टाचार की ज्ञान नहीं देने की जरूरत बोल रही है। आप चुप रहिए, आप अपने मुद्दे पे रहिए। चुप हो गए हैं, चुप हो गए हैं, आप मुद्दे पे रहिए। मुझे आपकी धमकी नहीं चाहिए, चुप रहो। मुझे भी आपकी धमकी नहीं चाहिए। चित्रा जी से बात कर रही हूँ। मुझे भी आपकी धमकी नहीं चाहिए, तमीज से बात करिए। बीच में मत बोलो, आप भी तमीज से रहिए। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ, शादी को चुप कराइए तोते की तरह। अरे आप हो गए तोती। समझाती हूँ चित्रा जी। में कर्नाटका में ये चोरी पकड़ते हैं बीआर पाटिल। अरे चुप रहो भाई,
कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं आप? ठीक है, ये बोला ना नहीं, मुद्दे कैसी पर भाषा मुद्दे का पर प्रयोग मुद्दे कर रही है, पर क्या बात उन्होंने खत्म। बोला इस बार में? अब बात नहीं खत्म, नहीं, यहाँ बात पे हम खत्म करते यहाँ पे हैं। इनके ये ठीक जाके है, बात कांग्रेस के खत्म करते हैं कार्यकर्ताओं से प्रदीप ऐसी जी। बातें करें। ठीक है, बात खत्म क्या राहुल करते हैं, आगे गांधी बढ़ते हैं। गांधी बोलना गाली होता है? मुद्दे पर क्या आते प्रियंका हैं। वाड्रा बोलना गाली होता है? मुद्दे पर, कांग्रेस की मुद्दे पर। प्रवक्ता क्या कह रही है यहाँ पे? मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर इनके आते हैं। देखा हमने ठीक है, इंस्टाग्राम पे उनको कैसी बोलने कैसी देते फोटो हैं। ये कैसे कैसे ट्वीट उनको करती थी बोलने महिलाओं देते के हैं। खिलाफ। ठीक है, उनको बोलने हमें नहीं देते चाहिए हैं। इनसे शिष्टाचार की भेंट। ठीक है, अब आप अपनी बात खत्म कर चुके हैं। सुप्रिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज, मुद्दे पर। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बिलबिला रहे हैं, नस कहीं दबती है, दर्द कहीं होता है, समझ में आ जाएगा। बीआर पाटिल को इस चोरी का पता चल गया। उन्होंने फरवरी 2023 में एक एफआईआर फाइल कर दी। एफआईआर फाइल हुई फरवरी 2023 में। मार्च 2023 में कर्नाटका की सीआईडी ने पहली चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को और बोला कि हमें 3 चीजें चाहिए, क्योंकि जो फोन नंबर ओटीपी वगैरह के लिए यूज हुए वो कर्नाटका के बाहर से यूज हुए। तो उन्होंने बोला, एक हमें जहां से फॉर्म भरे गए उसका डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, एक डिवाइस पोर्ट का आईपी दीजिए और दूसरा हमें ओटीपी का ट्रेल दीजिए। यह मार्च 2023 में चिट्ठी लिखी गई। अगस्त 2023 में कोई अधकचरा सा जवाब आया चुनाव आयोग की ओर से। अगस्त से जनवरी 2024 हो गया, कोई जवाब नहीं आया। तो 2024 जनवरी से लेकर आज तक कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और सीआईडी ने, और आपकी जानकारी के लिए ब्रेकिंग न्यूज बता दूं, चिट्ठी लिखी गई 9 तारीख को, जो लास्ट चिट्ठी लिखी गई 9 सितंबर को, उसमें लिखा गया 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है, हमें यह डिटेल दे दीजिए। 18 चिट्ठियां लिखी गई। ठीक है, अगर आपके पास कुछ छिपाने को नहीं है, हाँ। अगर आपका गिरेबाज साफ है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, इलेक्शन कमीशन सीआईडी की और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहा है? क्यों जांच को स्टॉल कर रहा है? यह सवाल होगा। चित्रा और जी, मैं फिर से एक बात कहूंगी, चित्रा जी, इस देश में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसके ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। एक भी व्यक्ति का अगर वोट कटता है या एक भी अगर फर्जी वोट बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी है इसका जवाब देना। जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे, बिलबिलाए नहीं। घुसपैठियों को बचाने वाले फरवरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कर्नाटका के अंदर सीआईडी किसके अंडर में आई थी? जो नाच कर शो करता था। अरे ये क्या बात करेगी जिसकी जमानत जब्त हो गई? ये बात करेगी ना, जमानत जब्त हो गई। ये तुम्हारा नतीजा सुप्रिया जी ने जब गए थे जनता के मैदान में 5% वोट आया था, 5% 2019 में, फिर डर के मारे 2024 के अंदर जनता के कटघरे में नहीं खड़ी हुई है। आप बात करेंगी हमसे, जो जनता के कटघरे में आती है, जनता को गाली बकती है, ये आती है। आपकी स्थिति है 5% वोट शेयर वाली है आप। 5% वोट आया था जनता के कटघरे में आपको। फिर 2024 में हिम्मत नहीं हुई थी चुनाव लड़ने की, और महिलाओं के साथ में अपशब्द का प्रयोग करती हैं आप क्या बात करेंगी? अरे आपकी ये देखिए, ये है इनकी संस्कृति, महिलाओं को गाली बके, ये जनता को गाली बके, ये जनता से 5% वोट आया इनका। असली स्थिति इनकी है। अरे असली चोर आपो, नेशनल हेराल्ड वाले चोर आपो, जमीन घोटाले वाले चोर आपो। आपके नेता कर्नाटका के अंदर रीपोलिंग हुई नारायण गौड़ा की। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड के गिद्ध चुपचाप बैठ के क्या? अरे अपनी तमीज से बात करो। अपने परिवार ने ऐसा संस्कार सिखाया क्या सुप्रिया जी ने जी? तुमने तो गौकसी वालों से पैसे लिए, तुमने तो चंदा धंधा वालों से पैसे लिए, जैसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं। मुझे मत बताओ, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें नाच नाच के रिपोर्टिंग करना सिखाया है। तभी जाके जब अपनी 35 सीट पे गई थी, जो वहां पे 5% वोट आया, फिर क्यों नहीं लड़ी 2024? चलिए ठीक है, बाकी लोगों को लेकर आते हैं। ऐसी पर्सनल टिप्पणी दोनों तरफ से नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हुए राजीव जी, अब आपके पास आते हुए, चूंकि अब सीधे बिहार में ही इलेक्शन होने हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर यूपी की बारी आ जाएगी, और बार बार राहुल गांधी की ओर से फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या ये आप लोगों को डेंट पहुंचाएगा राजीव रंजन जी चुनाव में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर हैं। जमीनी तस्वीर बिहार की बिल्कुल ही इनके दावों के उलट है। एक तरफा प्रो इनकम्बेंसी की लहर है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी उतनी ही तय है जितना सूर्योदय का होना तय होता है। अब जहां तक आरोपों प्रत्यारोपों का सवाल है, राहुल जी कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। और ये सच है कि जिस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की अगुवाई वो कर रहे हैं, बतौर अध्यक्ष या आज अध्यक्ष नहीं भी हैं तो कांग्रेस के सर्वशक्तिशाली नेता हैं, लेकिन कांग्रेस अगर दिशाहीन हुई है
तो इसकी जवाबदेही उन्हें लेनी चाहिए। ये इधर और उधर तीर मारने से कुछ नहीं मिलेगा। लगातार राज्यों में कांग्रेस सिमट रही है, उनकी संख्या तीसरी लगातार कोशिश के बाद भी 3 अंकों में पहुंचने की नहीं पूरी हो पाई। अब सवाल यह है कि लोग कांग्रेस से उम्मीद तो रखते थे, इससे कि देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन नेतृत्वकर्ता अगर लोकतंत्र, संविधान और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का जो दागदार अतीत है, इन सभी सवालों पर कांग्रेस ने जो कुछ भी पहले इतिहास के अलग अलग अध्याय में किए उनका जवाब देना पड़ता है। ये मुद्दे बैकफायर करते हैं। जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो 1975, जब चुनाव की बात करते हैं, चुनाव सुधारों की बात, चुनाव में गड़बड़ियों की बात, तो लोगों को जस्टिस जगमोहन सिन्हा का फैसला याद आ जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। किस तरह से अयोग्य ठहराए जाने के बाद आपातकाल थोपा गया, वो लोगों को याद आ जाएगा। न्यायपालिका पर सवाल खड़े करना, तो न्यायपालिका के पर कतरे आपने चौथे नंबर पर वरीयता क्रम पर जो उस समय जस्टिस एन रॉय थे, उनको सीजेआई आपने बनाया जी। और प्रेस की आज़ादी से लेकर ये कौन नहीं जानता है कि तमाम चीज़ें आपसे गलतियां पूर्व में हो चुकी हैं। अब आप जिस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी पूंजी है, पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं? उसी की वैधता पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। जो लगातार सवाल खड़े वो कर रहे हैं, उसके आज तक कभी भी उनके किसी भी आरोप को प्रमाणित होते हुए तो हम लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, लेकिन दुनिया के अलग अलग मंचों पर भारत की भद पिटे, हाँ। ये आपकी कोशिश रहती है और उसमें भी आपको करारा जवाब जनता दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जब आप लोग भी बोलेंगे कि सूरज जैसे उगता है वैसे ही नीतीश कुमार का सीएम बनना तय है, तो फिर विपक्षी दल पूछेंगे ना, इतना आत्मविश्वास आखिर कहां से आता है? इस सवाल का जवाब आप आगे दीजिएगा। मनोज काका जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, उसके पहले एशियाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से यहां पर ट्वीट किया गया है और बाकायदा उनकी ओर से जानकारी दी गई है। ये मैं स्क्रीन पर देखकर पढ़ा रही हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही गई हैं, एलिगेशन मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस, और उसके बाद सारी बातें कहते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि 2023 में जिस तरह के आरोप आए थे, खुद इलेक्शन कमीशन की ओर से ही उस पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। और इसी के साथ वो ये भी जानकारी देते हैं कि उस सीट पर जिसका जिक्र आज राहुल गांधी की ओर से किया गया, 2018 में बीजेपी जीती है, तो 2023 में कांग्रेस पार्टी ने उस सीट पर जीत हासिल की। मनोज काका जी, अब जनता क्या ये सवाल नहीं पूछेगी कि जिस सीट पर आप ही जीत रहे हैं, उस सीट को उठाकर आप लोगों की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग यहां पर काम कर रहा है और वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं? मनोज काका जी। चित्रा जी, आपने सवाल से पहले इलेक्शन कमीशन का ट्वीट भी पढ़ा, अच्छा लगा मुझे, और उन्होंने बहुत अंग्रेजी ठीक लिखा, उन्होंने इनकरेक्ट बोला और बेसलेस बोला, निराधार और बिल्कुल गलत बताया उन्होंने। एक वो जो शेर है ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। तो अब चुनाव आयोग जो लगभग, अब उसे हम केचुआ आयोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और जानते हैं कि केचुआ जहां होता है वो भूमि कम से कम उर्वरा होती है। वो जोंक आयोग हो चुका है। जोंक जहां होती है, उस फसल को या किसी भी चीज में अगर लग जाए तो उसे पूरा निचोड़ देती है, चूस लेती है और उसको बर्बाद कर देती है। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है, अब वो जोंक आयोग हो चुका है। पूरे देश के लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, मायने हैं, जो जिन मूल्यों पर और जिन मान्यताओं पर और जिन वोट के अधिकार पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है, उसको वो चूस रहा है। जो आपने सवाल किया कि जहां से हम जीत रहे हैं, उस सवाल का सीधा जवाब ये है कि मुद्दे मुद्दे होते हैं, सवाल सवाल होते हैं, वो किसी हार और जीत से परिवर्तित नहीं होते। हम वो नहीं है, हम वो नहीं। हमारे नेता ने तो वो सवाल का आपके बहुत मुफीद जवाब होगा कि हमारे नेता ने इस देश के सदन में कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा सीटों के आधार पर हम देश के सबसे बड़े प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी हैं लोकसभा सीटों के आधार पर। फिर भी हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, इस देश के सर्वोच्च सदन में बात कही कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर भी चुनाव जीतेंगे तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें लोकतंत्र के, हमें इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भरोसा नहीं है। आप इतनी बड़ी संस्था है, आपकी जिम्मेदारी है। जो वोट, आपको समझा रहा हूँ, वोट एडिशन का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म 6 होता है, डिलीशन का जो फॉर्म होता है 7 होता है, आपके ट्रांसफर का फॉर्म हो और
संशोधन का फॉर्म हो, ये फॉर्म 8 होता है। हाँ। तो जब आप डिलीशन का जब आप फॉर्म कोई भरता है आपका, तो आपसे वोटर निर्वाचन आयोग का बीएलओ पूछता है कि ठीक है। आपका वोट डिलीट किया जा रहा है आपके घर में। लेकिन हुआ क्या है कि चूंकि आपको मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, जो राज्य स्तरीय चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की कहीं कोई भूमिका नहीं होती। वो सीधा देश का निर्वाचन आयोग जानता है। आपको मैं इसकी विधिक बात बता रहा हूँ। ये बिल्कुल आपके सही है। माध्यम से पूरा आज देश- की तारीख में सुनिए, मनोज सुनिए, काका होता जी क्या है? हर जगह, और अब मनोज पूरी बात काका हो जी जाए। समाजवादी 10 सेकंड पार्टी में, ने 10 सेकंड में, बस, हाँ, चित्रा, 10 सेकंड में चित्रा पूरी प्लीज, कीजिए, प्लीज। पूरी कीजिए। और होता क्या है कि देश के जो इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग, जो ज्ञानेश कुमार और जो जोशी जी और जो विवेक जोशी जी और जो एक और साथी बैठे हैं, ये सब साथी अपने प्रतिभा के आधार पे नहीं बैठे हैं, ये चारण चंपना के आधार पे बैठे हैं। और वो जानते हैं कि हम जितना बीजेपी के पक्ष में काम करते रहेंगे उतने दिनों तक हमारी कुर्सी बने रहेगी, हमारे बेटा और बेटी आईएएस और आईपीएस रहेंगे। नहीं रहेगा तो लेटरल एंट्री से करा दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मनोज उसको काका भी जी, सही बता दिया लेकिन जाएगा। समाजवादी और पार्टी बिहार में अपने मैं इतिहास खत्म में, कर रहा हूं। हिस्ट्री में, मैं खत्म। मुलायम हाँ, सिंह आप जी सवाल थे तब भी इतनी सीटें नहीं आई थी जितना कि आप लोगों को 2024 के इलेक्शन में मनोज काका जी मिली हैं। और वो चुनाव भी चुनाव आयोग की ओर से ही आयोजित किया गया था। तो सारी सीटें भी पा लीजिए, चुनाव आयोग पर आरोप भी लगा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो गया उत्तर प्रदेश में। पिछले अगर 3 चुनाव में हम इस बार के चुनाव की तुलना करेंगे तो भी चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। मनोज काका जी, आपका काउंटर सवाल इतना अच्छा होता है कि हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप तीखे सवाल पूछती। आपको फिर हिम्मत दे रहे हैं और तीखे सवाल पूछिए आप हम लोगों से, और हम लोग कभी आप पे मुकदमा नहीं कराएंगे, ईडी सीबीआई नहीं भेजेंगे। और बहुत स्वागत है। हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा है, लोकतंत्र में अगर 22 में और अच्छे से चुनाव हो गया होता हाँ। तो समाजवादी पार्टी सरकार में होती। और श्रद्धेय नेताजी का लगाया हुआ समाजवादी पार्टी का बगिया अभी 37 सीट पे नहीं, इस देश की सरकार में समाजवादियों की सरकार बनेगी, जिस दिन ठीक है। निष्पक्षता और पारदर्शिता के आधार पर होगा। इनके लिए वही वो अदम गोंडवी की लाइन है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। और सब उठ के वंदे मातरम की गीत गाते हैं, मगर बाजारों में उठ के चीजों का 2 गुना दाम कर देंगे। और सदन को घूस देकर बच गई कुर्सी अगर तो अगली योजना में घूसखोरी मोदी जी सरेआम कर देंगे। बस मेरी बात खत्म हुई। मोदी जी के लिए ये लाइन कहाँ लिखी थी? ये लाइन तो बीजेपी की सरकार आने के पहले की थी, मैंने थोड़ा सा लेकिन वो कर दिया। जबरदस्त तरीके से मनोज काका जी आप उसमें ट्विस्ट कर देते हैं। बाकी मेहमानों का जल्दी जल्दी मैं रुक कर लेती हूँ। रोहित अग्रवाल जी आपके पास आते, वो कह रहे हैं कि गंभीर मुद्दा है और इसको इतने हल्के से नहीं लिया जा सकता। अगर विपक्षी दलों के मन में आशंकाएं हैं तो उसको दूर करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग आ जाते हैं चुनाव आयोग को बचाने के लिए। रोहित अग्रवाल जी, कॉल कर दी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के पास और कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है। आपकी कॉल कट चुकी है चित्रा जी, इसलिए मैं कंटिन्यूअस अपना पक्ष रखूंगा, क्योंकि अदरवाइज मुझे मौका नहीं मिल पाएगा शायद। इसलिए मुझे आपके सवाल सुनाई नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे भी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई है, वो कह रही है कि साहब सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है, तो बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है या एनडीए को दिक्कत क्यों हो रही है? अरे भाई, तो फिर आप वोट चोर किसको कह रही है? फिर वोट चोर जाके आप चुनाव आयोग को कहिए ना। फिर आप वोट चोर कहने का काम एनडीए और बीजेपी को क्यों करते हैं? परंतु आप तो निरंतर वोट चोर कहने का काम बीजेपी को और एनडीए को कर रही है। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है। दूसरी बात, ये किस तरीके का वोट चोरी है जो कि आप अमेठी की सीट जीत जाती हैं? ये किस तरीके की वोट चोरी है जो कि आप अयोध्या की सीट जीत जाती हैं? ये किस तरीके की वोट चोरी है जो उत्तर प्रदेश की सरकार में आप 44 सीट एज अ विपक्ष जीत जाती हैं? तो ये वोट चोरी समझ में नहीं आती है। वोट चोरी क्या ठीक से हो नहीं पा रही है क्या? तो आपको समझना पड़ेगा पहले तो कि हिमाचल में आप सरकार बनाओगे तो वोट चोरी नहीं होगी, कर्नाटक में आप सरकार बनाओगे तो वोट चोरी नहीं होगी, परंतु वहीं पे जब आपको जनता नकार देगी। और ये जो कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश से पर्चा भरने से इंकार कर दिया था। आप जाके 2024 का इतिहास देख लीजिए,
कि उत्तर प्रदेश से पहले तो ये पर्चा मांग रही थी और बाद में इन्होंने पर्चा भरने से इनकार कर दिया था जनता के रुख को देखते हुए। तो ये वोट चोरी नहीं है, ये जनता का रुख है पूरी तरीके से, ये पूरी तरीके से जनता का निर्णय है जो कि विपक्ष के खिलाफ है। और विपक्ष जनता के मुद्दों पे बात कहां करता है, उनका तो मुद्दा बिल्कुल क्लियर है ना। वो तो बात कर रहे हैं ना कि साहब वोट चोरी, जो कि निराधार मुद्दा है, जो कि जमीनी स्तर पे मुद्दा है ही नहीं। और यहां पे आपके सामने है, मनोज काका कह रहे हैं केचुआ आयोग, तो कहना नहीं है क्योंकि वो तो उर्वरक होता है। तो फिर स्थिति साफ हो गई कि भाई कांग्रेस और सपा में भी कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि उनके लिए जोक कहना है, केचुआ कहना नहीं है। इनको खुद नहीं पता है, खुद बैठ के गठबंधन तो करेंगे पर बैठ के ये रणनीति नहीं तय करेंगे, ये बैठ के ये नहीं तय करेंगे कि साहब हमको बयान क्या देने हैं। हाँ। तो स्थितियां बिल्कुल देश के सामने साफ हैं कि ये मुद्दा विहीन विपक्ष है। और मुद्दा विहीन क्यों है? क्योंकि आज विकास हो रहा है, आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आज किसानों को उनको कहीं ना कहीं फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, आज महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, आज व्यापारियों को सुरक्षा मिल रही है। तो मुद्दा विहीन विपक्ष, आपको ऐसा लग रहा है कि मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष? जयंत जिज्ञासु जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में इलेक्शन है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर। अब जयंत जिज्ञासु जी, आप लोग भी जब चुनाव आयोग को, मतलब बड़ा दिलचस्प है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली, हमारे सामने उनके प्रवक्ता हैं। जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता हैं। 80 सीटों के साथ वो नंबर 1 पार्टी है। 75 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी 2020 में आरजेडी बनी थी। तो ये वोट चोरी से बना था या नेताजी बहुत पसंद आ गए थे? जयंत जिज्ञासु जी क्या बताएंगे? जब हम चुनाव आयोग पर इस तरह से कुठाराघात करते हैं तो खुद के भीतर झांक कर देखें ना कि 75%, 80% अगर आप लोगों का स्ट्राइक रेट है तो फिर चुनाव आयोग बीच में कहां आ गया आपके और बीजेपी के? जयंत जिज्ञासु जी। नहीं, अगर हम लोगों को जनता पसंद कर रही है तो हमारा यह दायित्व है कि हम जनता की अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और उनके आंगन में कहीं कोई चोरी डकैती हो तो हमको जो पहरेदारी लोकतंत्र में करने की जिम्मेदारी दी है तो हम उसका निर्वहन ठीक से कर सकें। अगर दरोगा और चौकीदार ही इसमें संलिप्त हो जाए और लुटेरों की रक्षा करने लगे तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक आघात पहुंचता है। बहुत सारे लोग तरह तरह से मिसकोट करते रहते हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन राहुल जी ने तो यही कहा ना कि भाई वहां पर वोट काटने की कोशिश की गई। और जो हिंदू में हम लोगों ने खबर पढ़ी है, आदित्य भारद्वाज की बड़ी लंबी रिपोर्ट उन्होंने की इसी 7 सितंबर को, उसमें ये कहा कि 6018 जो वोटर के नाम फर्जी तरीके से उड़ाने का खुराफात जिन लोगों ने किया उनमें 5994 लोगों का नाम नहीं कटा, 24 लोगों का नाम सिर्फ कटा है। जिसकी एफआईआर हमने ही किया था, एसीआई यही तो बता रहे हैं। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि 2.5 साल से ये चुनाव आयोग, जिनको कि उन लोगों का आईपी डेस्टिनेशन और आईपी पोर्ट्स का डिटेल्स मुहैया कराना चाहिए था, इससे क्यों नानुपुर कर रहे हैं? ये तो गहरा संदेह पैदा करता है ना कि आप उन लोगों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। और ये राहुल गांधी जी की बात नहीं है, तेजस्वी जी की बात नहीं है, अखिलेश जी की बात नहीं है, बल्कि इस सरकार में शामिल ताकतवर मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी जी ने आरोप लगाया कि स्वयं उनके नागपुर क्षेत्र में 3.5 लाख लोगों के नाम उड़ाए गए, जिनमें उनके सगे संबंधियों के नाम भी शामिल। किस तरह से ये काम हो रहा है? हम तो यही चाहते हैं ना कि चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, नितिन गडकरी जी भी जीते, केंद्र में मंत्री बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी कल ही तारीफ उन्होंने जमकर की है उनके जन्मदिन के मौके पर। जयंत जिज्ञासु जी, मेरा ये सवाल है, आप मेरा सवाल सुनिए। मेरा ये सवाल सुनिए जयंत जिज्ञासु जी, गंभीर मामला है। मेरा ये सवाल है, अगर आरजेडी को 80 सीटें मिल रही हैं तो आरजेडी को जनता चुन रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को उसी बिहार में 75 सीटें 74 सीटें मिल रही हैं तो बीजेपी फर्जीवाड़ा करके जीत रही है। ये चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या आप लोग भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं? जयंत जिज्ञासु जी, ऐसा कैसे हो गया कि आरजेडी को जनता चुने और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग चुने? उनकी 75 सीटें हैं, आपकी 80 सीटें हैं। जयंत जिज्ञासु जी, सवाल 75-80 का नहीं है, सवाल है कि हम लोगों सवाल जीत का ही है ना, सवाल सरकार बनाने का है, सवाल सरकार बनाने का है। लोकतंत्र की जो यात्रा है वो जीत हार से बहुत आगे की यात्रा है। जयंत जिज्ञासु 200-250 साल सुना जाना। अब देखिए यही दिक्कत हो जाती है, हम किसी के बीच में नहीं। मैं कह रहा हूँ 200-250 साल के संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, एक संविधान बना, और अभी तो 75-80 साल हो गए हैं। देख लीजिए क्या हालत हो गई है। तो कुल मिला के डेमोक्रेसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। यहाँ तो सतत सतर्कता की अपेक्षा हमसे है, और इसलिए हम लोगों की सरकार बनते बनते रह गई।
जैसे उत्तर प्रदेश में 18,000 लोगों के एफिडेविट दिए अखिलेश यादव जी ने, जी। कहीं कोई सुनवाई नहीं चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर कोई हरकत नहीं चुनाव आयोग के, माने उसको कोई शिकन नहीं। तो हम कह रहे हैं कि हमको जहां 12 वोट से हराया गया, 120 के आसपास वोट से हराया गया, 200 वोट से हराया गया, तो हमारी सरकार नहीं बनने दी गई ना। अरे नंबर 1 पार्टी तो आप ही बने ना, फिर आप नंबर 1 पार्टी कैसे बन पाते? यही सवाल है ना। नहीं नहीं, ये जो भ्रम पैदा करने की क्या कोशिश की जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं, दूर रहे हैं। हाँ ठीक, सत्ता से आप बिल्कुल पास आ जाइए, जनता चुनती है, जनता जिसको चुनेगी लोकतंत्र में वही सबसे बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होता है। लेकिन जब भी हम गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, आप भी इस बात को जानिए, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हमारे सहयोगी दलों को भी उसी तरह का परफॉर्म करना होगा। अगर हमारा परफॉर्मेंस 80% का है, बाकी लोगों का 25% का है, तो फिर नहीं बन सकती सरकार। लेकिन ठीक है, आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं प्रदीप भंडारी जी से मैं जवाब, हाँ जल्दी से बोलिए, आखिरी बात जल्दी से बोलिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हाँ। अब कह रहा हूँ कि अभी हमारे साथी जदयू कह रहे थे कि मीडिया पर प्रेस की स्वतंत्रता को कर्टल वगैरह वगैरह। हमको याद है आप भी गई थी 2020 के आसपास ही, जल जमाव था शायद, और आप ही के पत्रकार बिरादरी के लोगों को जिस तरह से एक अणे मार्ग के बाहर मैंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उस समय आपने एक स्टैंड लिया और आपका जेस्चर हमको पसंद आया। ये कौन होते हैं ये मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी, इस तरह से पत्रकार को जलील करने वाले? तो बिहार में हेडलाइन मैनेजमेंट नीतीश जी ने 17 साल से करके रखा, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जी भी नेता प्रतिपक्ष थे बिहार में, यशवंत सिन्हा जी भी थे और जयपाल सिंह मुंडा जी भी थे, एक से बढ़ के एक लोग हुए, कभी चौथे पांचवें पन्ने पर नहीं उनकी खबर होती थी। ठीक है, आज तो तेजस्वी यादव जी की खबर कभी फ्रंट पेज पर होती ही नहीं है। अरे तेजस्वी यादव जी से पूरा का पूरा डिबेट हमने कल ही किया है, पूरी उनकी खबर दिखाकर। प्रदीप भंडारी जी वो कह रहे हैं काटा जा रहा है वोट, और ऐसा नहीं है कि हम जीत रहे हैं तो हम सवाल उठाएंगे, जीत रहे हैं इसलिए क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मिल रही है। प्रदीप भंडारी जी, हिस्टोरिक बूथ लुटेरे हैं ना। सेनारी के अंदर जब 34 लोगों की हत्या हो गई थी, राबड़ी देवी ने क्या कहा था? ये मेरे वोटर नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी। अब क्यों उचक रहे बीच में आप? अरे बीच में काहे उचक रहे पॉपकॉर्न जैसे आप? देखिए चित्रा जी, मैं इनके 7 मिनट तक प्रवचन सुन रहा था, अभी आरजेडी वाले को जब मैंने एक्सपोज करना चालू किया तो पॉपकॉर्न जैसे उचक रहे। ऐसे बतू तलाक की भाषा सब लोग शुरू कर देंगे, डिबेट कैसे हो पाएगी? ये नहीं हो सकता ना। अरे भैया काहे पॉपकॉर्न जैसे उचक रहे हो? क्यों घबराहट हो रही है? राहुल गांधी ने अगर नहीं डिक्लेयर करा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को, तो काहे हम पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो? आपसी में लड़ाई करो ना, टीवी पैनल में मत लड़ो। अरे बूथ लुटेरो, बारी में बोलेंगे, अपने सब लोग बोलेंगे, कैसे समझ में आएगा? अरे बूथ लुटेरो, ये कौन सी भाषा है? डकैत कैसी भाषा है भाई? आप नामदार को जब एक्सपोज करो तो ऐसे ही होता है। अरे बूथ लुटेरो, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, कैसी भाषा बोल रहे हैं भैया? तो उन्होंने कौन सी ऐसी बदतमीजी आपके साथ कर दी? राबड़ी देवी बोलना गाली है? उन्होंने कौन सी बदतमीजी कर दी? कौन सी बदतमीजी कर दी? अरे भाई, प्रदीप भंडारी जी पहले पत्रकार थे, अभी बीजेपी के नेता हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी पहले पत्रकार थी, अभी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कौन निर्लज्ज हो गया? कौन निर्लज्ज हो गया? ये कितनी गलत बात है, ये बहुत गिराव, कैसी गंदी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? अरे आपके संस्कार ऐसे ही हैं। और बोलो, और बोलो। आपकी पार्टी में तो गाली गलौज ही सिखाया जाता है। मैं तो बोलूंगा, राबड़ी देवी जी तो जब सेनारी के अंदर नरसंहार हुआ था बेटा, 34 लोगों की हत्या हुई थी, क्या बोली थी उस वक्त राबड़ी देवी जी? मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मेरा वोट नहीं है। काहे बिल बिला रहे हो? टीएन सेशन को क्या बोले थे लालू प्रसाद यादव? पगला शान शब्द का प्रयोग किया था। काहे पॉपकॉर्न जैसे उछल रहे हो? अब क्या बात हो गई? अरे बाप रे भगवान। चित्रा जी ऐसी भाषा से डिबेट नहीं हो सकती है प्लीज। जयंत जिज्ञासु जी, नाम आपका इतना अच्छा है, भाषा आपकी इतनी बुरी है। जयंत जिज्ञासु जी, क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा? क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा? क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा? और चरित्रहीनता का कौन सा प्रमाण पत्र लेकर आप बैठे हुए हैं? ये क्या भाई, ये क्या बात हो रही है? ये क्या, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये जयंत जिज्ञासु जी को हटाइए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने किस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसके बाद आप इतने चढ़ बैठे? जयंत जिज्ञासु जी, जरा जयंत जिज्ञासु जी को दिखाइए, मैं वो पूरी रिपोर्ट पढ़ देती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना कि यहाँ पर आकर और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब अपनी पार्टी में करिएगा, नेशनल चैनल पर शोभा नहीं देता है। जयंत जिज्ञासु,
आज ही की रिपोर्ट है किसी अखबार की, मैं बता देती हूँ। नहीं, जिस पर आप इतना चिढ़े हैं आप सुन लीजिए। उसकी हेडलाइन है, चुन चुनकर 34 भूमिहारों का गला रेता गया, महिलाओं से बदसलूकी की गई। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उन्होंने कहा हमारे लोग वोटर नहीं है, हम क्यों जाए वहां पर। आरोपी 77 बनाए गए लेकिन दोषी एक भी नहीं, क्योंकि सबको बचा लिया गया। इस पर वो निर्लज्ज हो गए, इस पर वो कैसी बातें कर रहे हैं। जयंत जिज्ञासु, कितनी गंदी भाषा है आपकी, कितनी गंदी भाषा है आपकी जयंत जिज्ञासु। भगवान, कैसे आप लोग बात करते होंगे, गलत बात है। आप प्लीज सुप्रिया जी को दिखाइए, प्रदीप भंडारी जी की बात होगी, ऐसे नहीं हो सकता है। कैसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जयंत जिज्ञासु जी। ये किसी पार्टी का यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो रहा है कि मन में जो आएगा निर्लज्जता के साथ उसको बोल दिया जाएगा। और कृपया भाषा पर नियंत्रण खुद आप लगा कर रखिए। एंकर कब तक भाषा पर समझाती रहेगी कि अपनी भाषा पर लगाम लगाए पार्टी के प्रवक्ता। प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए प्रदीप जी, उसके बाद मैं सुप्रिया जी की बात चित्रा जी, मैं वापस से आना चाहूंगा। 2 घंटे पहले ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, कि जिस वोटर का नाम राहुल गांधी ने लिया कि वो कर्नाटका का वोटर है, वो मुंबई का वोटर है, वो खुद एबीपी न्यूज से बातचीत कर रहा है। ये एबीपी न्यूज ने राहुल गांधी को फैक्ट चेक करा है। 2 घंटे पहले वो व्यक्ति जो है वो मुंबई का वोटर निकला, जिसको राहुल गांधी ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि वो कर्नाटका का वोटर है जिसका नाम डिलीट हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं चित्रा जी, ऐसा क्यों हो रहा है। मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी देश के कोर्ट ने अभी तक राहुल गांधी के किसी भी आरोप के ऊपर एंटरटेन भी नहीं करी पिटीशन। सुप्रिया जी, एक बार बता दीजिए। सुप्रिया जी, चित्रा जी, मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूं और ये बातें कहनी जरूरी है। आप बार बार एक सवाल पूछ रही हैं और मेरे हिसाब से आप अपनी उत्सुकता के लिए पूछ रही हैं, अपनी जानकारी के लिए, कि जब जीत रहे हैं तो फिर ऐसी बात क्यों है। मुझे लगता है जीत कर भी ये सवाल उठाना ही तो ईमानदारी है। हम वो सीट जीते, लेकिन उस सीट पर होने क्या जा रहा था और चुनाव के पहले कैसे उसको रोका गया, ये हमारी ईमानदारी है, हम बोल रहे हैं। आपने यहां पर अच्छा किया, इलेक्शन कमीशन का फैक्ट चेक पढ़ा। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैक्ट चेक में एक बात कही है और वो बात मैं यहां पर रिपीट करना चाहती हूं क्योंकि वो बात बड़ी है। उन्होंने कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर। ये फेसबुक का उनका दिसंबर 2019 का पोस्ट है और ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। इसमें लिखा है, फॉर्म 7 कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन at http://www.nvsp.in। ये तथ्य है मेरे हाथ में। अब तीसरी बात चित्रा जी, मैं यहाँ पर ये करना चाहती हूँ कि अगर आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में मत बोलिए, प्लीज कीप क्वाइट फॉर 2 मिनट्स। नहीं, आप मेरे को ऑर्डर मत दीजिए। आप चित्रा जी को बोलने देते हैं, कहना चाहती हूँ, ये बात कहनी जरूरी है। ये बात चित्रा जी यहाँ पर कहनी जरूरी है। हम इस देश के विपक्ष हैं, हमारे लोग चुने हुए सांसद हैं, हम लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। अगर सूर्यकांत जी मंच पर आकर कह रहे हैं मेरा नाम यूज हुआ लेकिन मैंने वोट नहीं काटा, गोदाबाई बाइट में ये कह रही हैं, सूर्यकांत जी ये कह रहे हैं, नागराज जी ये कह रहे हैं, तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम इस मुद्दे को उठाएं? और क्या आपको नहीं लगता कि अगर एक भी वोट फर्जीवाड़ा हो रहा है तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इसकी जांच कराएं? मैं फिर से अपने मूल सवाल पर वापस जाऊंगी क्योंकि आपने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमने तो भाई ये सारी बातें की थी। चुनाव आयोग से 18 महीने से 18 चिट्ठियां लिखकर कर्नाटका का एक जांचकर्ता सीआईडी और उनका चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो आर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो आर्म है इलेक्शन कमीशन का, वो कह रहा है हमें 3 चीजें दे दीजिए, हमें डेस्टिनेशन आईपी दे दीजिए, हमें डिवाइस पोर्ट दे दीजिए और हमें ओटीपी ट्रेल दे दीजिए, क्योंकि यहां पर पता चल रहा है कि कर्नाटका के बाहर के फोन यूज हो रहे थे। ये देने में इलेक्शन कमीशन ना नुकुर क्यों कर रहा है? आपको नहीं लगता कि ऐसी संस्था जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसका भांडा फूटा जा रहा है, उससे जांच कराई जानी चाहिए? यहाँ पर बैठकर, और चित्रा जी मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, अगर ऐसी बात थी बस 10 सेकंड, चित्रा जी अगर ऐसी की तरह फूटना कौन सी शालीन भाषा है? अरे भैया कौन सी बात कर रही है? जो व्यक्ति ये कह रही है, इसको जो एक महिला को कहती थी कि मंडी में क्या रेट है, वो शालीनता की बात कर रही है। मुझे बोला एंकर ने बोलने के लिए, तमीज से रहिए। मैंने आप कोई नहीं होते, मैं आपका कार्यकर्ता नहीं हूँ जाके कांग्रेस में अपने नेताओं से ऐसी बात करना। तमीज से रहो। देखा है अरे मेरी, अरे हाँ हम तो साइकिल चलाए, तुम्हारे जैसे नहीं दलाली करे, आपके जैसे दलाली नहीं करी है।
समझिए आप। और आपके जैसे नहीं कि महिलाओं को ये कहते हैं, जो महिलाओं को ये कहती थी कि मंडी में क्या रेट है, तभी 5% वोट आया, 5, और 2024 के अंदर डर के अपनी 35 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाई। 5% वोट जनता ने कहा, जनता ने आपको स्वघोषित दलाल घोषित किया था जब जनता के मैदान में गई थी। मैंने प्रदीप जी को मौका दिया बोलने के लिए, फिर आप लगातार उसमें बोलती रही सुप्रिया जी। आपने मुझे 10 सेकंड बोला था, भंडारी जी को मैंने 10 सेकंड का मौका दिया, लेकिन लगातार आप ही बोलती रही सुप्रिया जी। 10 सेकंड में जल्दी से अपनी बात वो बीच में बोल रही थी, मैंने उनको जब सुना वो बीच में बोल रही थी। ये देखिए ऐसी इतनी फ्रस्ट्रेटेड है ये, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है ये, इनके पार्टी के लोग इनसे इतने चिड़े हुए, कितनी फ्रस्ट्रेटेड है ये। जनता 5% का, मेरा समय है, मेरे समय में बोल रही है। जो लोग बीड़ी, बिहार की जनता को बीड़ी कहे, वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। किसी पार्टी के प्रवक्ता से कैसी एंकरिंग करूं या कैसी ना करूं, इसकी सीख लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने खुद एक वक्त पर एंकरिंग की और बाद में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, वो लोग नसीहत कम ही दें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले में आगे क्या स्टैंड लेगा? राहुल गांधी की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये आरोप बिहार चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनेंगे? इस पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।